बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इदारों की इस्लाह हमेशा से ख्वाब रही है। हर सियासतदान ने इस्लाहात का नारा लगाया, लेकिन जब उसे मौका मिला तो इस्लाहात को पस से पुश डाल दिया गया। कोई एक इदारा भी ऐसा नहीं छोड़ा गया जो कुली तौर पर अपना काम सर अंजाम दे रहा हो। हर महकमे में, हर इदारे में जानबूझ के मसाइल पैदा किए गए। पेट्रोलिंग पुलिस जैसा शानदार इदारा जिसने पंजाब की गैर महफूज शाहराहों को महफूज बनाया, उन्हें बरसों से फंड जारी नहीं किए गए और उनके दफातर और गाड़ियां उजड़े हुए हैं। रेस्क्यू नंबर 122 जैसा शानदार इदारा जिसकी शायद ही कभी कोई शिकायत सामने आई हो, उसके बारे में साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने अपने दौर में फरमाया था कि हमारे पास रेस्क्यू 11122 चलाने के पैसे नहीं है, अवाम चंदा दें। ट्रैफिक वार्डन ने जब कदम रखा तो माजी की करप्ट रवायात खत्म हुई और उन वार्डन ने शदीद से शदीद तर मौसम में भरपूर ड्यूटी दी। लेकिन 15 साल से भी भर्ती शुदा लोग वार्डन ही हैं, ना उनकी तरक्की हुई है, ना उनका कोई सर्विस स्ट्रक्चर बना है और ये लोग आज भी बदल रहे हैं। पंजाब में दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी जब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के नाम से एक इदारा तश्कील दिया गया जिसको CDD कहा जाता है। इसमें पढ़े लिखे नौजवानों पर उनको रखा गया, तनख्वाहें पुरकशिश दी गई। इस इदारे ने दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका, दहशतगर्दों के नेटवर्क तबाह किए और जहां कहीं कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, मुल्जिमान तक वो लोग दिनों में पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से ये इदारा भी 7 साल से इस्लाहात का मुंतजिर है। इनका सर्विस स्ट्रक्चर भी अभी तक अमल में नहीं आया और इस वक्त सूरत हाल यह है कि इस महकमे से वाबस्ता पढ़े लिखे नौजवान मायूस हो चुके हैं। 100 के करीब नौजवान एहलकार ये महकमा छोड़कर जा चुके हैं, बाकी भी बदल हैं। इनमें अक्सरियत मास्टर्स डिग्री होल्डर लोग हैं। अब सवाल यह है कि दर्जनों महकमे तो करप्शन, नाअहली और बदइंतजामी के बायस जमीन बोस हो गए। अब हुकूमत चंद बचे कुचे इदारों को क्यों बर्बाद करना चाहती है? इनके मसाइल क्यों नहीं हल किए जा रहे? इनके सर्विस स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाए जा रहे? इनकी तरक्कियां क्यों नहीं हो पा रही? मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद इरफान साहब, साबिक CTD एहलकार। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हामिद हयात साहब, रऊफ गौहर साहब, आप तीनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। इरफान साहब, क्या बुनियादी तौर पर वजह बनी जिसकी वजह से आपने इस इदारे को खैरबाद कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी क्वालिफिकेशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की UET लाहौर से। सही। और 2008 से 2012 मेरा सेशन था और टोटल मैंने जो भी वहाँ पे स्टडी की है वो मेरिट पे की है और उससे पहले भी जो मेरी स्टडी थी वो मैंने मेरिट पे ही की थी। इसके बाद जब हम हॉस्टल में रहते थे तो तब हमने देखा कि वक्त के साथ साथ हालात बदलना शुरू हो गए। पहले हमारे चारों जो मेन गेट थे वो उनमें से एक मेन गेट ओपन होता था, बाकी सारे उन्होंने बंद करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त 2008 से 12 में हमने देखा कि जो दहशतगर्दी थी वो पीक पे जा चुकी थी। तो तब ये एहसास होता था एज ए यंगस्टर और तब ये एंथुजियाज्म था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए। तो उसके लिए, उसकी वजह से जब मैंने 2012 में पास आउट हुआ उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो फिर 2014 में एक जॉब आई, दहशतगर्दी से रिलेटेड एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम रखा गया काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, फिजिकल टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं मेरिट पे पास हो गया। ठीक है। तो और मैंने जो रिक्रूटमेंट के सारे टेस्ट पास किए और मैंने जो है जॉब को एक्सेप्ट किया और मैं ट्रेनिंग पे चला गया। तो इसके दौरान देखें कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर था, मेरे पास उस टाइम 2 जॉब ऑफर्स थी। एक श्लमबर्जर ऑयल फील्ड की एक कंपनी है, वहाँ की एक ऑफर थी और एक मेरे पास थी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की, अपने मुल्क को सर्व करने के लिए। सही। तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको पसे पर्दा डालकर मैंने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, इसलिए कि मैं अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूं। और मैंने वो ज्वाइन किया। उसके बाद उस वक़्त जो सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर की वो बहुत ज़्यादा बदतर थी, बुरी हालत थी और मैं अपने मुल्क में पीस लाने के लिए पूरी कोशिश की कि मैं एक इसका हिस्सा बन सकूं। तो उसके लिए फिर मैंने निज़ाम चल रहा है तो इस वजह से मैंने छोड़ दिया। जिस तरह पुलिस का निज़ाम चल रहा है उसी तरह हमारे डिपार्टमेंट का भी वही हाल होना शुरू हो गया, तो इसकी वजह से मैंने
छोड़ बिल्कुल दिया। सही। माजिद मालिक साहब, सर आपकी स्टोरी क्या है? किस तरह से आप आए इसके अंदर, क्या क्वालिफिकेशन रही, छोड़ने की वजह क्या बनी? माजिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मुझे आवाज आ रही है, आप मुझे सुन सकते हैं? हामिद हयात साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपकी हामिद आवाज साहब? आ रही है। जी सर। हामिद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी तैयब साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा हामिद साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या वजूहात बनी, किस तरह से इस महकमे में आए, इस महकमे से जाने की क्या वजूहात बनी? सर महकमा ज्वाइन किया था मैंने 2014 में। आई वाज फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो जीसी यूनिवर्सिटी के फौरन बाद मैंने अप्लाई किया, मतलब है कि ग्रेजुएशन मुकम्मल होने के बाद ये जॉब्स आ गई। तो कॉन्वोकेशन से पहले मैंने रिक्रूटमेंट के टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। जब तक मुझे डिग्री मिली तो पास आउट, तब तक मैं ट्रेनिंग पे जाने के लिए तैयार था। अप्रैल में ट्रेनिंग स्टार्ट, मई में हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो 9 महीने की ट्रेनिंग अच्छी गुजर गई। एक पैशन था, एक जज्बा था मुल्क को सर्व करने का, जिसके लिए इस डिपार्टमेंट में आए थे। और मैं, ये जो बाकी मेहमान हैं, दोस्त मौजूद हैं, ये सब मुझे जानते हैं कि मैंने बड़े अच्छे तरीके से जॉब शुरू की और मुझ में जज्बा था काम करने का। लेकिन डिपार्टमेंट, आई वॉज प्राउड कि मैं उस डिपार्टमेंट का हिस्सा था। लेकिन डिपार्टमेंट बुरा नहीं है सर, इसमें मैनेजमेंट ठीक नहीं थी, प्रमोशन का कोई फ्यूचर नहीं है। आप कब तक लोगों को तनख्वाह या पैसों के बलबूते पे रोक के रख सकते हैं? अगर तनख्वाह अच्छी या पैसे अच्छे हों तो ज्यादा देर बंदे फिर भी नहीं रुकेंगे। आप देख लें कि कुछ हमारे कोलीग्स ऐसे थे जो जॉब छोड़ के गए, वो जाके स्कूल टीचर भर्ती हो गए, क्योंकि वहां पे एटलीस्ट उन्हें एक प्रमोशन स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा है। यहाँ पे सर फ्यूचर कुछ नहीं है सिवाय एक पे के। और इस पे का क्या करना है कि जब आपको अपना फ्यूचर, उस पे वो कब तक आप लेंगे? एक लिमिट होती है, ना कोई फ्यूचर है, ना कोई जॉब स्ट्रक्चर है, ना कोई प्रमोशन का क्राइटेरिया है। 7 साल हो गए हैं, अभी तक प्रमोशन नहीं हुई। और ये प्रमोशन थी 5 साल में। इन्होंने स्ट्रक्चर दे दिया, स्ट्रक्चर में कहा, इन्होंने इतनी बाउंड्रीज लगा दी हैं कि कुछ लोग बगैर किसी वजह के प्रमोशन हासिल ही नहीं कर सकते। तो ये सर चीजें हैं जो शुरू में डिपार्टमेंट में बंदे को नजर नहीं आती, लेकिन जो डिपार्टमेंट में बंदा काम शुरू करता है, फिर बंदे को पता चलता है कि डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं, सब नहीं कहूंगा लेकिन कुछ में से, जनरलाइज नहीं करूंगा बात को, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो चाहते थे कि ये किसी तरह नाकाम हो या ये बंदे मायूस हो जाएं, ये, या फिर ये चाहते थे कि ये सिस्टम वही चलता रहे, सिस्टम चेंज ना हो। तो सिस्टम चेंज को बचाएं, डिपार्टमेंट जो है उसको काफी ज्यादा इफेक्ट किया है कि पुराना सिस्टम चले और वैसे ही चले। फिर ऐसे तो सर आपको पता है मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आप एक कांस्टेबल वाला काम एक ग्रेजुएट बंदे से ले सकते हैं तब तक जब तक आप उसकी मजबूरियों से फायदा उठाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा माजिद साहब, सर आपके साथ क्या माजरा पेश आया, क्या वजूहात बनी, किस तरह से इस डिपार्टमेंट में आना हुआ, उसके बाद क्या वजूहात बनी इस डिपार्टमेंट को छोड़ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने यूटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। 2008 से 2012 मेरा सेशन था। तो मुझे पैड फोर्सेस को ज्वाइन करने का इतना ज़्यादा शौक था कि जब हमारा फर्स्ट फिजिकल हुआ ट्रेनिंग में, तो मैं उन 9 लोगों में से था जिन्होंने, वो 422 का ये बैच था, उनमें से 9 लोगों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास हुआ था और मैं उन लोगों में से था। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं इस जॉब को लेके कितना पुरजोश था, या मैं इस मुल्क को सर्व करने के लिए कितना ज़्यादा मेरे अंदर जज्बा था। लेकिन जब जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर आए, जब हमने काम स्टार्ट किया, फील्ड में आए, तो चीज़ें जब थी ना यकसर बदलती गई। हमने देखा कि जो मामलात हैं वो डिपार्टमेंट जो है ना अपनी मर्जी से हमसे काम जो है वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, लेकिन हमें जो फैसिलिटीज़ है, हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। और जब हमने इस सर्विस स्ट्रक्चर से हम मायूस हुए और हमने चाहा कि हम लोग आगे किसी जॉब के लिए अप्लाई करें, तो हमें एनओसी तक ना प्रोवाइड किए गए। जब हम एनओसी के लिए जाते थे तो हमें शोकाज दिया जाता था। सो ये रीजन थी कि हम लोगों ने इसको खैरबाद कहा और यहाँ कोई और जॉब के लिए। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि इस तरह कहा जाता था कि आप एनओसी ले लो या रिजाइन कर लो। अच्छा सही। तो एनओसी नहीं मिलनी, आप रिजाइन कर लो, रिजाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, एनओसी नहीं आपको मिलेगी। ये सिचुएशन थी। जी माई साहब आप कुछ कह रहे थे? सर जितने भी लोगों ने छोड़ा है ना, उन्होंने इसी वजह से छोड़ा है कि जब वो एनओसी के लिए जाते थे तो कहते थे कि या एनओसी है, या आपने अगर एनओसी लेना है तो एक ही सूरत है, आप डिपार्टमेंट छोड़ दें।
एनओसी नहीं हम देंगे। ये किस सतह के पुलिस एहलकार थे या किस सतह के हुकाम थे जो ये मुतालबा करते थे आपसे? मोस्ट सीनियर जितने भी हमारे एडमिन ऑफिसर्स थे, मतलब जो भी ये आप कह सकते हैं एसपी लेवल से लेके ऊपर तक सारे जो थे ना, कोई भी विलिंग नहीं था हमें एनओसी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, तो क्या इरफान साहब क्या समझते हैं कि क्यों तरजीहात नहीं थी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हवाले से? क्या वजह हो सकती है? तरजीहात इस तरह वो चाहते थे कि हमें कोई बॉन्ड या कोई श्योरिटी इस तरह की नहीं की गई थी, कोई साइन नहीं किया गया था कि आप इस डिपार्टमेंट के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। वो देखते थे कि अगर ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट्स हैं और वेल एजुकेटेड हैं, कोई आम डिपार्टमेंट, कोई आम मतलब नॉर्मल बीए पास नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड लोग हैं, तो वो ये चाहते थे, मे भी हो सकता है कि उनके माइंड में ये हो कि ये कहीं हमारी पोजीशन ना ले लें आगे सीएसएस करके या कुछ इस तरह से। तो ये वजह भी हो सकती है कि उन्होंने हमें वहीं पे रखा जहां पे हमें नहीं होना चाहिए था। सही। तो उन्होंने हमें कोशिश की कि सप्रेस करके रखा जाए, इनको डिप्रेस किया जाए, इनमें एंजाइटी पैदा की जाए कि ये यहीं पे रहें, अगर ये छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ जाए, हम इनको कहीं और जाने की इजाजत नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा माजिद मलिक साहब, ये बताइएगा कि टोटल इस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्या मजीद लोग भी छोड़ना चाह रहे हैं या कोई ऐसे लोग, जाहिर है कि ये एक जरिया मुआश भी है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या परसेंटेज है लोगों की जो इस वक्त एंजाइटी में है या इस वक्त जो परेशानी में है? सर मेरे ख्याल से मोर देन 90% लोग जो है ना वो एंजाइटी में हैं। वो ये समझते हैं कि हम लोग फंस चुके हैं, क्योंकि लोग जो है ना इस प्रमोशन स्ट्रक्चर ना उन लोगों ने वेट किया है कि अभी हालात बेहतर हो जाएंगे, अभी बेहतर हो जाएंगे, अभी बेहतर हो जाएंगे, लोग वेट करते रहे। उस वेट में लोग ओवरेज हो गए और जैसे जैसे लोग ओवरेज होते गए हैं एंजाइटी बढ़ती गई है। ठीक है, अभी जो लोग हैं जो डिपार्टमेंट में मौजूद हैं वो बड़ी परेशान है इस सर्वर स्ट्रक्चर की वजह से। क्योंकि सर मैं ये समझता हूँ, मैंने खुद पर्सनली इस चीज को ऑब्जर्व किया वहां रह के, कि लोग इतने कॉम्पिटेंट थे कि उन्होंने खुद अपने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। ठीक है, जब आपके पास इतने कॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्होंने इस डिपार्टमेंट को चलाया है, उन्होंने ऐसे ऐसे मुश्किल टास्क परफॉर्म किए हैं कि सर यू इवन कांट इमेजिन कि एक टास्क ऐसा मिलता है जो आप विद इन आवर्स बंदा परफॉर्म कर देता है, जो कि मैंने देखा कई ऐसी जो सिस्टर एजेंसीज थी जो उस पे सालों लगाए उन्होंने, उनसे नहीं हुआ, इन्होंने घंटों में किए हैं। मैं इसका सर विटनेस हूं। तो सर इस चीज को लेके लोग जो थे ना समझते थे कि हमें जो है ना अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन किसी किस्म की कोई अप्रिसिएशन नहीं थी, उल्टा हमें प्रेशराइज किया जाता था। यू कांट इवन इमेजिन कि हमें किस हद तक वहां पे रखा गया है। बिल्कुल सही। अच्छा हामिद हयात साहब, सही, हामिद हयात साहब, अभी कुछ आपके पुराने कलीग्स जो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं और वो तो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से शायद कैमरे पे आके बात ना कर पाए, उनकी किस तरह से नुमाइंदगी करेंगे? उनको आज के दिन किस किस किस्म के मसाइल का सामना है? क्या क्या जो है वो चीज़ें हैं जो उनके लिए की जा सकती हैं ताकि हम आज 7 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं, ताकि चले जो लोग अभी काम कर रहे हैं उनके बारे में ही कुछ हुकाम को ख्याल आ जाए? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि ये जो उन्होंने अब वो जो बंदे डिपार्टमेंट में बैठे हैं ना, उनमें मोस्टली बंदे वो हैं जो मजबूर हैं सिर्फ पे के लिए। माजिद छोड़ के चले गए हैं, ये इधर बैठे हैं, इरफान भी चले गए हैं, गौहर भी चले गए हैं, मैं भी आ गया हूँ, और भी हमारे काफी सारे दोस्त जो हैं वो छोड़ के आ गए हैं। अब पीछे जो बचे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि उन्हें वहां से एक अमाउंट मिलती है जो पे की सूरत में जो मिलती है, और वो कम नहीं है, एक लुक्रेटिव सैलरी आप कह सकते हैं। अब वो लोग ये बेहतर समझ रहे हैं, अब उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर जा रहे हैं वीजे अप्लाई करके, कुछ इंग्लैंड जा रहे हैं स्टूडेंट वीजे पे, कुछ स्वीडन चले गए, कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब सर उन्हें पता है कि यहाँ पे पीछे सिर्फ पैसा है, अगर पैसा कमाना है तो फिर बाहर जाते हैं, वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा, हम वहां पे पैसा भी ज्यादा कमा सकते हैं। यहाँ पे सर स्ट्रक्चर के अलावा और भी बहुत सी चीजें मैनेजमेंट में, कुछ लोग आपको ऐसे, अब मैं जो कुछ फेस करके आया हूँ वो मेरा ख्याल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि मैं हर चीज बताऊं नहीं खुल के, क्योंकि ये पब्लिक फोरम है और हम अपने डिपार्टमेंट के अंदर की बातें नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं
मैट्रिक हेड कांस्टेबल लेवल के बंदे जो हमसे रैंक में भी नीचे थे, वो लोग हमें गाइड किया करते थे और वो लोग हमें ऑर्डर्स दिया करते थे और हमें ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे हम उनके सर खरीद गुलाम हैं। सर ये चीजें जो होती हैं ये और कोई बंदे का पता नहीं, लेकिन कम से कम जो बंदा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया वो बंदा ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि एक बंदा जो है वो मुझसे तालीम में भी कम है, वो मुझसे रैंक में भी कम है और उसको सिर्फ इसलिए मेरे सर पे बिठा दिया गया है कि उसके जो हैं वो बॉस के जो वो हमारे अल्टीमेट बॉस जो हैं उनके पर्सनल काम वो अच्छे करता है, इसलिए उसको इनके सर पे बिठा दो और ये बंदा इन्हें लीड करे। वही जो हम बात करते हैं कि सरकारी महकमों के आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सर मोस्टली सरकारी यहाँ पे एक मैं चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो सरकारी महकमा है ना वो ऑफिसर्स के मूड पे चलता है। मूड अच्छा है तो सब अच्छा है, मूड अच्छा नहीं है तो सब बुरा है। इसीलिए तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, यही तो कहते हैं कि अगर रिफॉर्म्स नहीं लाई जाएंगी इदारों के अंदर तो फिर जो काम करने वाले लोग हैं वो इसी तरह से छोड़ के अपनी इज्जत नफ्स पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और वो कुछ और कर लेंगे। जी हमने समझ लें कि जितना टाइम पास किया ना उसमें उतने दिन नहीं गुजरे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमने उसमें रेड्स की हैं, लेकिन हमें कहीं पे भी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिली, किसी भी तरह की नहीं मिली। हम 200 लोग हैं जो सर्व करते हैं पूरे पंजाब को, करते थे, ठीक है, और उसमें भी कोई इस तरह थे कि और इतने इतने ऐसे काम किए हैं जिस तरह अयाज भाई ने भी बताया। जरा बताएं, बहुत बड़े बड़े शुजा खान ज़ादा वाला केस, स्टीयरिंग क्रॉस वाला केस, इकबाल टाउन वाला केस, मोटरवे वाला केस, ये सारे आपके कैडेट पे हैं। क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको इन केसेस को रिजॉल्व करते हुए? माजिद साहब आप बता दें। जी सर, उसमें यह है कि हमने कभी भी ना जब तक डिपार्टमेंट में रहे हैं कोई भी ईद हमने घर पे नहीं मनाई। कोई भी हमारा जो मेजर फेस्टिवल था हमने वहां रह के सर्व किया, हमारी ड्यूटी में शामिल था। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमेशा से ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है ना वो हमें मिलेगा। इसके लिए हमने काफी ज्यादा कई फोरम्स पे आवाज भी उठाई, लेकिन जब नहीं सुनवाई हुई तो हमें 2 ऑप्शंस दिए गए, डिपार्टमेंट में रहना है तो ऐसे ही चलो, नहीं तो रिजाइन कर जाओ। सही, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस पे मुझे ये बताइएगा हामिद हयाज साहब कि एक तो हम बात कर रहे हैं सर्विस स्ट्रक्चर की, दूसरी हम बात कर रहे हैं प्रमोशंस के हवाले से। आप जैसे भी आपने कुछ सैलरी की बात की है, इसी तरह से ये बड़ा खतरनाक काम है जो आप कर रहे हैं या कर रहे थे या आपके जो अभी पुराने कलीग्स हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जान हथेली पे रख के घर से बाहर निकलना और आपको नहीं पता कि आप वापस आते हैं या शहादत पाते हैं। इसके अलावा क्या सहूलियात हैं, कोई इंश्योरेंस के हवाले से, कोई आप को सिक्योर करने के हवाले से, प्रोटेक्ट करने के हवाले से? मेरा ख्याल है कि हमारा हामिद साहब से रब्ता उनको तो इरफान साहब अगर आप तो। सर सिर्फ एक चीज हमें इसके अल्टरनेटिव हमें प्रोवाइड की गई थी और वो थी सैलरी। इसके अलावा हमें कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड की गई। अच्छा, हाँ जी, और कोई इस तरह की चीज नहीं प्रोवाइड की गई कि जिससे हम खुद को सिक्योर फील कर सकें। सिर्फ एक चीज थी, वो थी मंथली सैलरी जो हमें मिलती थी, बस। इसके अलावा नथिंग एट ऑल। अच्छा, सही है। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइएगा कि आप नहीं समझते कि इसके अंदर माजी की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत दोनों जिम्मेदार हैं कि रिफॉर्म्स की बात मौजूदा हुकूमत ने भी की और नून लीग ज़ाहिर है कि जिस दौर थे आप लोग दहशतगर्दी पीक पे थी, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो आप नहीं समझते कि ये हुकूमतों की बराह रास्त रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपको फैसिलिटेट किया जाता? सर हुकूमतों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके जो डिपार्टमेंट को फर्स्ट रिस्पोंडेंट हैं जो चला रहे हैं, उनकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किस तरह अपने गवर्नमेंट को बताते हैं, किस तरह उनको इसके बारे में हमें मतलब प्रमोट करते हैं या किस तरह उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और इनको क्या करना चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑफिसर्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो गवर्नमेंट है उसकी बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पहले वो कुछ बताएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। तो जब ऑफिसर्स ही नहीं बता रहे या उन्होंने ही हमें बैक एंड पे रखा हुआ था तो वो फिर गवर्नमेंट क्या करती? लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना जी, उनको पता तो है कौन लोग हैं कौन नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है दहशतगर्दी पर काबू पा लिया गया तो जिसमें का बहुत बड़ा रोल आपका भी है, तो इसको देखते हुए इस इदारे को यारों मददगार छोड़ दिया गया? सर ये जिस तरह आपके सामने आपने स्टार्ट में
बताया कि रेस्क्यू 1122, ठीक है, पीरू फोर्स और इस तरह डिफरेंट फोर्सेस आई, जिनको स्टार्ट तो किया गया लेकिन उनका मंतकी अंजाम उनको नहीं पहुंचाया गया कि किस तरह उनका स्ट्रक्चर और किस तरह वो वेल परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट में तो हर एक ने कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब आगे से उनको रिस्पांस नहीं मिलेगा, आउटपुट ही नहीं मिलेगा, आप इनपुट दे जा रहे हैं तो आपको इन रिस्पांस आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो लोग भी फिर करप्शन पे आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि 7 साल हो गए हैं, इन 7 सालों में किसी एक ऑफिसर पर, किसी एक कोलीग पर करप्शन के चार्जेस नहीं है। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। अच्छा हामिद साहब, आप सर मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सर सुन पा रहा हूं। अच्छा हामिद साहब, अभी हम जिस इरा से गुजर रहे हैं, जिस तरह से अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हो चुका, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, खुदा ना करे खुदा ना करे, आप नहीं समझते कि इस सूरत हाल के अंदर हमें फौरी तौर पे सिटी जैसे महकमा, जो कि बहुत ही शानदार और जो बहुत ही कामयाब महकमा है, उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के इस्लाहात नाफिज करनी चाहिए ताकि खुदा न खास्ता मुल्क किसी बड़े हादसे से बचे? बिल्कुल सर, आप देख लें कि अब जो हालात बन गए हैं, अमेरिका चला गया उठ के अफगानिस्तान से, और अब आगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होती है उस पर भी पाकिस्तान के हालात ऑब्वियसली डिपेंड करेंगे। लेकिन हमारे कुछ नेबर कंट्रीज भी हैं जो चाहेंगे कि अब जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो उस सिलसिले में मेरे ख्याल में उनके सामने जो दीवारें खड़ी हैं उनमें से एक दीवार काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट भी है। लेकिन इसमें रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे बुरी चीज ये हुई कि रिफॉर्म्स इसमें की जा सकती थी। एक नया डिपार्टमेंट शुरू है, आपके पास टाइम है, आपने जो रिफॉर्म्स और सारे यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें तो रिफॉर्म्स करना सबसे ज्यादा आसान था। सबसे ज्यादा आसान है सर। इन्हें आप एक गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, इन्हें आपको उंगली पकड़ के पढ़ाना नहीं पड़ता, ये लोग समझदार होते हैं। आप इन्हें सिर्फ इशारा करें, ये सारी बात समझ जाएंगे। इनको चाहिए था कि ये साथ देते। अगर पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, अगर इसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले वो पुलिस रिफॉर्म्स एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्राई कर लेते, अगर कामयाब होती तो दूसरी पुलिस में ले जाते। लेकिन इन्होंने इस पर रिफॉर्म्स ट्राई करने की बजाय इसको भी उसी सांचे में डालने की कोशिश की है कि और 4, 5, 6 साल में, अब 7 साल सर्विस हो चुकी है सर, वो ऑलमोस्ट पंजाब पुलिस वाले हालात ही उनके बन चुके हैं। उनकी सोच, उनका माइंड, उनकी थिंकिंग उसी लेवल पे जाती जा रही है जिस लेवल पे हम वो बात करते हैं हमारी लोकल पुलिस की है, कि वो टॉक्सिसिटी से जो उनके जहन में बैठती है, वो जो उकताहटपन होता है उनके जहन में, वो चीजें जो हैं ये अब इनके दिमागों में उतर आई। अब जिस तरह पुलिस वाले हम लोग कहते हैं कि ये अच्छा अखलाक नहीं अच्छा, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, वो उकताहटपन का शिकार हैं, वो तंग आ चुके हैं डिपार्टमेंट की पॉलिसियों से। अब ये लोग भी तंग आ रहे हैं। कब तक ये लोग परफॉर्म कर सकते हैं सर? एक एज की भी एक लिमिट होती है, एनर्जी, पावर, इन सब चीजों की एक लिमिट होती है। जब तक मोटिवेशन मिलती रहेगी तब तक काम चलता रहेगा। जब मोटिवेशन रुक जाएगी तब काम भी रुक जाएगा, तब एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब एनर्जी खत्म होगी तो फिर काम क्या करेंगे? हामिद साहब, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं आप इस तमाम तर सूरत हाल में? हुकूमतों का कितना किरदार है? ज़ाहिर है उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी है, क्योंकि आपने उस वक्त पे परफॉर्म किया जब दहशतगर्दी अरूज पर थी। और माशाल्लाह जिस तरह से आपने हमारी बाकी एजेंसीज के साथ मिलकर काम किया है, वो बहुत रिमार्केबल काम है। राब्ता शायद हमारा फिर से मुनक़ता हो गया। अच्छा इरफान साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो क्वालिफिकेशन की रेशो क्या है जो लोग इस वक्त काम कर रहे हैं सीटीडी में, यानी कितने परसेंटेज लोग होंगे जिन्होंने मास्टर्स किया होगा, या एमफिल हैं, या पीएचडी भी लोग मौजूद हैं क्या? जी, एमफिल भी हैं, और आप समझ लें कि 90% वो लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, 4 इयर्स डिग्री है जिनकी, ऑनर्स किया हुआ है जिन्होंने बैचलर ऑनर्स किया हुआ है, 90% वो लोग 16 इयर्स एजुकेशन है जी, 16 इयर्स एजुकेशन है 90% लोगों की, पढ़े लिखे लोग हैं जी। और पीएचडीज भी हैं इसके अंदर, 18 इयर्स एमफिल भी हैं, 18 इयर्स भी बिल्कुल मौजूद है। अच्छा। 18 इयर्स भी मौजूद है, एमफिल भी हैं। मतलब मोस्टली जो कोलीग्स है ना, वो 90% से अबव हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 16 इयर्स है। तो क्या देख रहे हैं हामिद साहब, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं सीटीडी का? सर मुस्तकबिल, प्रोफेशनल डिग्रीज वाले नौजवान वहां पे बैठ के उन्होंने अपना अफजाया किया, मेरा तो यही ख्याल, सर्विस दी है, मुल्क के लिए खिदमत की है, लेकिन अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, ना अपने लिए कुछ बना सके, उनका फ्यूचर नहीं अपना बना सके, अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं कर सके वो।
अच्छा, मैंने हुकूमतों के हवाले से आपसे सवाल किया था, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। सर हुकूमतें जो हैं दोनों जिम्मेदार हैं, किसी एक पे जिम्मेदारी डालना गलत बात है। पहली हुकूमत इसलिए जिम्मेदार है कि उन्होंने फोर्स बना दी, बजट लगा दिया, पैसे लगा दी, इन्वेस्टमेंट कर दी, परफॉर्मेंस भी आनी शुरू हो गई। लेकिन फोर्स बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि उसकी मैनेजमेंट ही चलेगी कैसे, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये चीज बहुत जरूरी है और ये नहीं बताई गई। उसके बाद अब 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हुए हो गए हैं और इन 3 सालों में उन्होंने भी कोई ऐसा काम नहीं किया सिवाय ये कि जी अब कल इमरान खान साहब की ट्वीट थी कि जी सीटीडी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये जो जॉर्ज टाउन में इंसिडेंट हुआ है अफसोसनाक वाकया जो है उसके जो बंदे हैं वो पकड़ लिए हैं और सीटीडी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और बहुत शॉर्टली टाइम में उन्होंने सबको जिम्मेदारान को पकड़ लिया है। सर ट्वीट तक बात ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद खत्म, डिपार्टमेंट फिर पसे पुश्त, फिर अब कोई कार्रवाई अल्लाह ना करे कोई हादसा फिर ये परफॉर्म ट्वीट आ जाएगी। तो सर ये सिर्फ ट्वीट की हद तक ये महदूद रह चुका है और इसमें कुछ भी नहीं। अब मुझे इसी तरह से याद आ रहा है पंजाब में एक महकमा बनाया गया था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA, उसको भी 2010 में एक ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो ये पुरानी रविश है कि हम इदारे बनाते हैं और उसके बाद उनका क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, उनको ख़त्म कर दिया जाता है। इरफान साहब बेसिकली इस वक्त स्ट्रक्चर है क्या CTD का? सर स्ट्रक्चर आप 7 साल हो गए, किसी एक बंदे की प्रमोशन नहीं हुई, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। क्राइटेरिया क्या है? प्रमोशन का क्राइटेरिया तो रखा होगा सर, A लिस्ट है, B लिस्ट है, C लिस्ट है, कुछ इसी तरह ही है। टेस्ट लिया, 2 टेस्ट लोगों ने मतलब कोलीग्स ने दिए, उसमें जो टॉप पे आए उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने वो टेस्ट रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह ये थी कि उनसे अप्रूवल नहीं ली गई थी। रैंक होते क्या क्या हैं, कहां से कहां तक होते हैं इसमें? ये जो हमारा रैंक स्टार्ट हुआ था वो कॉर्पोरल 11 स्केल। अच्छा, तो अभी तक 7 साल में वही है। इसके बाद जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया 4 साल बाद जी, उसमें उन्होंने ये किया कि आप 11वें स्केल के बाद 12वें पे जाएंगे, 12वें के बाद 13वें पे जाएंगे, 13वें के बाद 14वें स्केल पे जाएंगे, और इस तरह अगर आप देखें करते करते हम 17 स्केल पे कमीशन ऑफिसर कब बनेंगे, जब हमारी जिंदगी गुजर जाएगी तब हमें 17 स्केल पे। इन्होंने स्टार्ट में हमें ये कहा था कि आपने ही ये डिपार्टमेंट चलाना है। अच्छा, 7 सालों में जो लोग 11वें स्केल पे आए हैं वो 11वें स्केल पे अभी तक 11वें स्केल पे ही है, किसी की कोई प्रमोशन नहीं हुई और अच्छा, किसी भी तरह। स्टार्ट में आप बात कर रहे थे, बात आपकी काटी गई, क्या करते स्टार्ट में, क्या कमिटमेंट थी? हाँ, स्टार्ट में उन्होंने ये कहा था कि आप जो है आप नहीं ये डिपार्टमेंट आगे जाके चलाना है, आपकी 3 साल के बाद प्रमोशन हो जाएगी और आप में से ही सीनियर होंगे और आप में से ही जूनियर होंगे जो इस डिपार्टमेंट को चलाएंगे। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो वही चीज, वही पुलिस महकमे से लोग आए, वही पुराना निजाम लेके आए, वही पुरानी सोच लेके आए। लोग आके जो है वो यहाँ बैठे रहे आपके ऊपर पुलिस में? पुलिस रैंक का कौन सा रैंक था जो लोग आके बैठे रहे? ये सारे रैंक के लोग, ये समझ लें हेड कांस्टेबल हमें जो है वो समझ लें ऑर्डर पास करता था, जिस तरह मेरे कोलीग ने बताया। तो उसका फिर सब इंस्पेक्टर, SHO, इसी तरह वही सिस्टम जो पुलिस का होता है। रैंक में सारे आपसे रैंक में भी ये सारे आपसे सीनियर थे? हेड कांस्टेबल तक सीनियर था? जी, हेड कांस्टेबल तक हमारा रैंक 11 था, उनका रैंक उस वक्त 9 था और वो हमें डिक्टेट करते थे, समझ लो। SHO का रैंक क्या? SHO 14 स्केल, 16 स्केल, इस स्केल पे भी SHO लगे रहे हैं। लेकिन तो बात वो आते किस तरह से थे? वो CTD डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग होती थी? हाँ जी, वो CTD डिपार्टमेंट में अप्लाई करते थे कि या खुद ही पुलिस डिपार्टमेंट जो है। फिर सवाल मेरा यहाँ पर ये पैदा होता है, ज़रा इसका जवाब आप तो नहीं दे सकते, सवाल ये पैदा होता है कि फिर CTD बनाने की जरूरत क्या थी? अगर आपने पुलिस के लोगों से ही इसको लीड करवाना था तो फिर CTD की तो आपको जरूरत ना होता है कि वो जो इंटेलेक्चुअल्स आपने भर्ती किए, जो इंजीनियरिंग करके, जो MPhil करके, जो PhD करके, मास्टर्स करके इस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और अपने इंटेलेक्ट की बेस पे इतने मुश्किल केस रिजॉल्व करते हैं, ना उनको ईद का पता है, ना उनको शबरात का पता है, अपनी फैमिली को कंप्रोमाइज करके वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, तो फिर उनकी तो बेसिकली आपको जरूरत ही नहीं है। आप तो उसी पुलिस के निजाम को आगे लेके चलना चाह रहे हैं जिसके ऊपर खुद हमारी आज की हुकूमत जो कुछ कहती है, माजी की हुकूमतें भी खुल के इसके ऊपर बात करती हैं कि जी बिल्कुल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बिल्कुल पुलिस को सियासी कल्चर से आजाद करना चाहिए। कंप्लीट कीजिएगा, आप बात कर रहे थे। ये
हमारी ज़रूरत क्यों पेश आई इनको? ये एक आइडिया था टर्किश का या कोई फॉरेन एजेंडा था कि एक रिक्रूटमेंट एक सेपरेट की जाए जो इन चीज़ों से पाक हो, जो करप्शन से पाक हो, दूसरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से पाक हो। तो उनको इस डिपार्टमेंट में रिक्रूट किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए जो है ना वो खिदमत करें। तो उसके लिए इन्होंने हम लोगों को भर्ती किया। 3-4 साल हमने परफॉर्मेंस अपनी आउटस्टैंडिंग दी, हमने पूरी मेहनत की और इसको अपना डिपार्टमेंट समझ के की। लेकिन उसके बाद वही जो मैनेजमेंट है, वही मैनेजमेंट जो पुलिस की है, जो अदर डिपार्टमेंट्स की है, उन्होंने इसको ख़राब कर दिया और वो नहीं चलने दी। मतलब उन लोगों को आगे प्रमोट होने का मौका ही नहीं मिला जो इस सोच पे आए थे, इस माइंड सेट से आए थे कि हमने इस कौम की खिदमत करनी है, हमने इस कंट्री को टेररिज्म से पाक करना, हमने अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। इस माइंड से आए थे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बना। आपके सामने बैठे हुए हैं। हामिद साहब, अंदाजन है कितने सीटीडी एहलकार जिनकी आपके साथ तकर्री की गई थी? सर पहले बैच में मैं और जैसे इरफान भाई बता रहे हैं कि हम दोनों इकट्ठे थे, 422 थे। 1500 लोगों को भर्ती करने का ऐड आया था, जिसमें से 1100 और आई थिंक 84। अच्छा, 1184 जी। 1184 पहले बैच में थे। उसके बाद उन्होंने दोबारा भर्ती की हैं वो, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो बाद की बात है सर। उन्होंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद सीटें कैंसिल होंगी, फिर हाई कोर्ट में से ऑर्डर लेके आए। वो बहुत एक अलहदा खिचड़ी पकी हुई थी। अब डिपार्टमेंट में भर्ती होने के बाद बॉन्ड साइन करवाया गया उनसे 7 साल का। अब जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। आपसे नहीं करवाया गया था वो? हमसे सर 3 साल का था हमारा प्रोबेशन। ठीक है, 3 साल बाद जा सकते थे, अब 7 साल बाद। अब देख लें कि 7 साल बाद जो लोगों की कंडीशन है, जो लोग महकमे में भी मौजूद हैं, उनमें जो एंग्जाइटी का लेवल है, उन पे वो सिर्फ इसलिए ठहरे हैं कि उन्हें आगे जॉब नहीं मिल रही। लेकिन जो अब नए फ्रेश रिक्रूट गए हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी कि जो 7 साल तक कहीं जा भी नहीं सकते, अपॉर्चुनिटी मिलने के अलावा भी रिजाइन करके भी नहीं जा सकते। अगर रिजाइन करना है तो बेल बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा, जो कितना भी 1 मिलियन 1.5 मिलियन जितना भी है वो भरना पड़ेगा, फिर जाएंगे। तो इस तरह की अजीब अजीब इन्होंने एक वो इसके बाद उन्होंने जी एक पुलिस रूल होता है सर, जिसके तहत पुलिस डिपार्टमेंट चलता है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ डिफाइन होता है। अब उसने काउंटर टेररिज्म रूल निकाला है 2017 में आके। वो भी काफी तगोदो के बाद जब नौजवानों ने, फोर्स ने शोर करना शुरू किया। तो अब कुछ हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जो सर्विस स्ट्रक्चर को लेके हाई कोर्ट भी जा चुके हैं और इसका खमियाजा उन्होंने ये भुगता है कि वो सस्पेंड भी रह चुके हैं और इवन के डिसमिसल तक गए हैं कुछ लोग। और उसके बाद वो सर्विस ट्रिब्यूनल में अपील करके दोबारा वापस आए हैं कि इन्होंने सॉलिड ग्राउंड्स पे हमें डिसमिस क्यों नहीं किया। मतलब हमारे सॉलिड ग्राउंड्स ही नहीं थे जिन पे उन्होंने हमें डिसमिस किया, कोई वजह नहीं थी, इसलिए कि हम हाई कोर्ट गए अपने राइट के लिए, तो इन्होंने हमें डिसमिस कर दिया। सर बहुत ज्यादा अभी तक इनके साथ जो बैठे हैं उनके साथ भी ड्रामे चल रहे हैं और जो चले गए उनके साथ भी ड्रामे चल रहे हैं। अब बंदा क्या कह सकता है इनको? बंदा कर कुछ नहीं सकता। या तो बंदा नौकरी कर सकता है चुप करके, या छोड़ के वापस आ सकता है। 2 ही ऑप्शन है। अच्छा, जो छोड़ के जा चुके हैं उनको कैसे तंग कर रहे हैं? सर अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो तंग नहीं किया। आज के बाद देखते हैं फिर क्या। अच्छा, नहीं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक बुनियादी सवाल आपसे करना है कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो स्ट्रक्चर के अंदर बुनियादी तौर पर किस तरह की तब्दीली चाह रहे हैं जो आपके पुराने कलीग्स हैं जो इन तमाम मसाइल का शिकार हैं, वो किस तरह की तब्दीली चाह रहे हैं? सर अब सिंपल सी बातें हैं। ये कहते हैं कि आप अपने आप को पुलिस से कंपेयर ना करें, आप अपने स्केल को पुलिस से कंपेयर ना करें। अब हम इस स्केल को पुलिस से कंपेयर नहीं करते। अब पे बढ़ती है बजट में 10%, और जो वो बजट का तरीका होता है आपको पता है कि वो बेसिक पे पे बढ़ती है। अब बेसिक पे है इनकी 11th स्केल वाली, लेकिन गवर्नमेंट लगाती है इस पे कि जिनकी लम सम, अब 2 साल पहले के बजट में था कि जिनकी लम सम पे जो है वो 6,90,000 होगी, उन पे टैक्स लगेगा जी। अब बेसिक 10% तो में इजाफा हुआ 3,000, टैक्स लगा 2500, तो क्या बना सर 500। अब ना तो अब इनके स्केलिंग की वजह से अब इनको एसपीएस दे दें, अगर स्पेशल पे स्केल होते तो इन पे ये टैक्स जो है वो बजट इन पे अफेक्ट ना होता। वो भी नहीं दिए, बेसिक पे स्केल दिए, तनख्वाह बढ़ा दी, बजट में बढ़ती नहीं है। बजट में जो बढ़ती है वो 200, 300, 400 से ज्यादा नहीं होती। उसके बाद
11वां स्केल दिया है, वो जो ASI पंजाब पुलिस में ASI जिसके शोल्डर पे एक स्टार होता है उसके बराबर होता है। उसके बाद उसमें पंजाब पुलिस में अगला स्केल होता है 14 स्केल, वो जो इंस्पेक्टर होता है जिसे SHO भी तैनात किया जाता है। अब इनको 7 साल बाद प्रमोशन मिलेगी और स्केल कौन सा मिलेगा? 12वां। फिर 4 साल प्रमोशन मिलेगी, फिर मिलेगा 13वां, फिर 5 साल बाद प्रमोशन मिलेगी, फिर मिलेगा 14वां। अब ये सही से सब इंस्पेक्टर जाने पे 17 साल लेंगे, और ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि 7 साल में आपने 3 अटेम्प्ट देनी है, जो 3 अटेम्प्ट फेल करेगा वो इसी रैंक पे रिटायर होगा, और उसके लिए एज लिमिट भी लगा दी 32 साल। अब जो 25 ईयर रिक्रूटमेंट एज थी, जो अपने एज के आखिरी दिनों में 100, 200, 300 बंदे इत्फाकन इस तरह के होंगे जो 24 प्लस थे लेकिन 25 नहीं थे, वो रिक्रूट हुए हैं, वो अब इस साल 32 के हो गए। अगर उन्होंने अटेम्प्ट दिए तो अभी तक तो उन्होंने अटेम्प्ट ही 2 लिए हैं, तीसरी अटेम्प्ट वो कहां से पास करें? अब 32 पे लग गया 2 अटेम्प्ट के बाद ही, अब वो यहीं पे रिटायर हो। अब इसमें डिपार्टमेंट की गलती है या उनकी गलती है कि 7 साल में वो 2 दफा टेस्ट कंडक्ट करवाया, 3 दफा नहीं करवा सके? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिर में मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क्स पूछने होंगे, कोई मैसेज पूछना होगा। पहले हामिद साहब आप और फिर इरफान साहब आप। सर मेरी तो वज़ीर आला साहब से भी यही गुजारिश है और IG साहब से यही गुजारिश है कि थोड़ा सा ना, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, एनर्जी अभी भी बाकी है, बिगड़ा कुछ नहीं। कुछ लोग मायूस होकर चले गए हैं, कुछ को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, चले गए हैं, अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है। अगर आप इस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और एवेल्युएशन को ऐसे ही रखना चाहते हैं, ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि इनके सर्विस स्ट्रक्चर पे काम किया जाए, इनको ऐसी मोटिवेशन दिखाई जाए जिसको देख के वो कंटिन्यू कर सकें जॉब, बजाय इसके कि वो जॉब छोड़ के जॉबलेस होना इससे ज्यादा बेहतर समझे। सर डिप्रेशन का इलाज फिर मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होता इसके अलावा कि बंदा अपने आप को उस चीज से दूरी इख्तियार कर ले। तो डिप्रेशन से बचने के लिए मेरा ख्याल है जरूरी यही है कि इनको बचाने के लिए, महकमे को बचाने के लिए कुछ किया जाए और इनको सर्विस स्ट्रक्चर एक ऐसा प्रोवाइड करें जिससे इनकी मोटिवेशन लेवल है वो वापस उसी जगह पे आ जाए जहाँ पे शुरू होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब आपकी तरफ से। जी, पहली चीज़ तो हामिद भाई ने जिस तरह बताया कि सर्विस स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। सर्विस स्ट्रक्चर ही एक मोटिवेशन है एक किसी के काम करने की। उसके बाद इस डिपार्टमेंट को मेरा डिपार्टमेंट रहा है, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा। इस डिपार्टमेंट को एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट कंसीडर किया जाए और इसका एक सेपरेट IG होना चाहिए। इसको पुलिस का एक जैली ग्रुप जो होता है उस तरह ना ट्रीट किया जाए, इसको एक सेपरेट ही रखा जाए। और तीसरा ये है कि अभी जो चैलेंजेस हमने फेस करने हैं, बैलेंस ऑफ पावर आपने देखा है कि शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और अमेरिका जो है वो अपनी फोर्सेस को उसने अफगानिस्तान से निकाल लिया है, और अभी इस वक्त जो चैलेंजेस पे आने हैं उसके लिए इनको तैयार होना चाहिए, उसके लिए इनको फैसिलिटेट किया जाए, वेल इक्विप्ड किया जाए। और बस यही कि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तो उनका मोटिवेशन लेवल एक तरह का ख़त्म हो चुका है, और उनमें एक दोबारा उम्मीद की किरण जलाई जाए कि वो दोबारा से वही काम कर सकें जो रिक्रूटमेंट के टाइम उनके अंदर मोटिवेशन थी, उसी तरह से वो दोबारा परफॉर्म कर सकें। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान साहब, आपने वक्त दिया आज के प्रोग्राम में। हामिद साहब आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में वक्त दिया। इसको जो कंक्लूड मैं करूँगा कि असासा हैं हमारे CTD के अहलकार, उन्होंने मेहनत की है, वो उनके पास स्किल्स हैं और वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर हमारे पास मौजूद है। उनकी कदर करनी चाहिए। कौमी राज उनके पास है। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हमारा ये असासा, हमारे ये लोग डिपार्टमेंट छोड़ के जाए। इसका स्ट्रक्चर फौरी तौर पर बनाना चाहिए और तमाम वो लोग जो इस वक्त सेटिस्फाइड नहीं है उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।